नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। अमित शाह जो फ्रस्ट्रेटेड कल दिख रहे थे, जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया सदन में राहुल गांधी की बातों पर, वो भी अपने आप में एक अचंभा था, आश्चर्यचकित करने वाला था। क्योंकि कोई गृह मंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन की बात पर इस तरह से कैसे रिएक्ट कर सकता है। उसकी एक वजह थी। वो वजह यह थी कि अमित शाह के इस चिड़चिड़ेपन की वजह भी थी। वो वजह जानने से पहले जरा ये देख लीजिए, सदन में कल राहुल गांधी और अमित शाह के बीच जो नोक झोंक हुई, वो राहुल गांधी ने क्या कहा था और अमित शाह किस तरह से रिएक्ट किए, ये देखिए और अमित शाह के चेहरे के हाव भाव पढ़िए। जो पूछते नहीं वोट चोरी करते। अच्छा बोलिए आप। हाँ बोले आप बोले। हाँ बोले आप बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये ना इसका जवाब इसका पीछ मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। अब अगर आप चेहरा पढ़ना जानते, हाव भाव पढ़ना जानते, कोई मुश्किल काम नहीं है। अमित शाह के चेहरे के और जिस तरह से गुस्से में वो रिएक्ट कर रहे हैं, उससे साफ दिख रहा था कि अमित शाह कितने चिढ़े हुए हैं और कितने राहुल गांधी के चैलेंज से आहत हुए हैं। अमित शाह कहते हैं मुझे 28 साल का एक्सपीरियंस है विधायकी और इसका सदन का। तो राहुल गांधी भी 5वीं बार के सांसद है, वो ये भूल रहे हैं और उन्होंने तो बचपन से ये सारी चीज़ें देखी है। खैर, वजह यह थी चिढ़ने की कि कहा जाता उससे पहले तकरीबन 1.5 घंटा CIC और उसको लेकर बैठक थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के सामने राहुल गांधी बैठे थे। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी और राहुल गांधी ने दोनों ही मामलों में अपना विरोध व्यक्त किया, आपत्ति दर्ज कराई और लिखित में कराई कि इनमें OBC, EBC, दलित, इन समुदाय की जितनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, जो नाम शॉर्ट लिस्टेड है, उतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस पर लिखित आपत्ति दर्ज कराई। लिखित आपत्ति बड़ी होती है। वर्बल आपत्ति के मुकाबले लिखित आपत्ति को दर्ज कराता है तो वो रिकॉर्ड में जाता है। और इससे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बहुत चिढ़े हुए थे। इसलिए प्रधानमंत्री ने तो SIR को लेकर या चुनाव सुधार को लेकर बात ही अपनी सदन में नहीं रखी, लेकिन गृह मंत्री ने जब रखी तो वो चिड़चिड़ाहट वहाँ उनकी झलक गई सामने। आप हैरान होंगे शायद, मैं तो बहुत हैरान हूं कि प्रधानमंत्री वंदे मातरम के 150 साल पे जो डिस्कशन रखी गई बेफालतू की, टोटल पैसा बर्बाद करने वाला, उसकी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा है चुनाव सुधार, उस पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात नहीं रखी। हासिल दोनों डिस्कशन का कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव सुधार को लेकर सरकार कटघरे में राहुल गांधी ने खड़ी की। राहुल गांधी ने तीखे सवाल पूछे थे अपने भाषण में और कल जिस तरह से अमित शाह को चैलेंज किया और अमित शाह उस चैलेंज से भागे, वो अपने आप में सरकार को एक्सपोज करने के लिए काफी था और उस भागने की भी वजह है। होम मिनिस्टर का रिस्पांस देखा जी, डिफेंसिव रिस्पांस जी, और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं जी, उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस। आपने उनका चेहरा तो देखा। देखिए, आपने सवाल पूछा था, मैंने 2-3 चीजें कही थी जी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि EVM का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। CGI को लेकर सेम CGI को लेकर वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी? वॉकआउट क्यों किया? इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। 1.5 घंटे के लिए सिर्फ इन्होंने सफाई ही दी है कि इन्होंने वोट चोरी नहीं की। आप बताइए सफाई कौन देता है इतनी लंबी? जी, उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने मांगा लोकसभा में। कोई निर्दोष, जब निर्दोष होता है तो कोई इतनी लंबी सफाई देता है? देखिए,
राहुल गांधी ने ठीक कहा कि सारा भाषण डिफेंसिव मोड में थे अमित शाह, लेकिन डिफेंसिव मोड पे क्यों थे ये समझने से पहले एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, या चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव जीतने तक के लिए वो नहीं है, बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बीजेपी को ये मालूम है कि जिस दिन बीजेपी चुनाव हारना शुरू कर देगी उस दिन सबसे बड़ा असर पता किस पे पड़ेगा? सबसे बड़ा असर पड़ेगा जो इस वक्त अमीरों की पार्टी है ना, बेतहाशा पैसे वाली पार्टी जो बीजेपी बन गई है, जो फाइनेंस आता है, चुनाव हारने के साथ ही वो फाइनेंस आना कम हो जाएगा। और अगर बीजेपी की आर्थिक हालत कमज़ोर है तो फिर आप समझ ही सकते हैं जितने ये ऑपरेशन लोटस वगैरह है ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, क्योंकि आर्थिक हालत चाहे वो पार्टी हो चाहे आम इंसान हो, दोनों की बहुत बहुत अहम होती है। Actually, let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. Please, 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 ठीक है, बैठ जाइए, please, बैठ जाइए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी, प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे माननीय, हैं? प्लीज, ये भी जवाब दे दीजिए। जी हाँ, राहुल गांधी के इस चैलेंज से गृह मंत्री अमित शाह तो छोड़िए पूरी सरकार भागी, किसी ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कल मैं किसी सीनियर पत्रकार को किसी यूट्यूब चैनल पर सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही, वही बात मैं कोट करता हूँ। उन्होंने कहा कि ये आदमी अकेला सड़क पर भी लड़ता है, डरता नहीं है। ये आदमी संसद में भी अकेला लड़ने को खड़ा हो जाता है। ये आदमी प्रेस के सामने भी अकेला खड़ा लड़ने को तैयार हो जाता है। आखिरकार ये किस मिट्टी का बना है? ये सोचते होंगे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के बारे में। ये उन सीनियर पत्रकार के कोट थे। दरअसल राहुल गांधी के इस चैलेंज से भागने की वजह थी, ये चैलेंज सरकार स्वीकार कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर ये चैलेंज स्वीकार कर लेगी तो सरकार जानती है कि बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। अब क्या होगा? अब होगा ये कि राहुल गांधी ने जो 14 तारीख को एक महारैली का आयोजन दिल्ली में किया है कांग्रेस ने, उसको और बल मिल गया। आज लोगों से बात की, मैंने बहुत से लोगों से बात की, सब कल के डिस्कशन के बाद इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं, या इतना तो कम से कम बात कर रहे हैं कि यार सरकार ने क्लियर क्यों नहीं किया, सरकार जवाब क्यों नहीं देती सवालों के, और जो सजेशन है उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं करती, या उनमें कुछ बदलाव चाहती है तो क्यों नहीं करती, सरकार सवालों से क्यों भाग रही है। जब लोग ऐसी बातें करने लग जाए तो फिर समझ लीजिए जिसने सवाल उठाया है उसके सवाल में दम है। मैंने एक दिन पहले भी इस बात का जिक्र किया था, शायद आप लोगों को याद हो अगर आपने वो वीडियो देखा था, और ये बात मैंने नहीं कही, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी ने इस वोट चोरी के मामले पर सरकार को बिल्कुल दोराहे पर खड़ा कर दिया है। दोराहे पर खड़ा कर दिया है। इस दोराहे से बचने के लिए सरकार चाह रही थी कि संसद में इस पर चर्चा ना हो, और ये शर्त रख दी कि हम तो पहले वंदे मातरम पर चर्चा करेंगे। सरकार को लगा था कि कांग्रेस इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस को मालूम था सिर्फ नेहरू को बदनाम करने के लिए होगा, लेकिन कांग्रेस मान गई, सरकार के मुद्दे पे मान गई कि ठीक है पहले आप इस पर चर्चा कीजिए, फिर चुनाव सुधार पर चर्चा कीजिए, और सरकार फंस गई और करनी पड़ी चर्चा। इसलिए प्रधानमंत्री इसमें नहीं आए, क्योंकि अगर आप पूरा बीजेपी के नेताओं का भाषण सुनेंगे चुनाव सुधार पर, जितनों ने भी कहा, सब ने ये कहा ज़्यादातर कि कांग्रेस के वक्त भी वोट चोरी होती थी, कांग्रेस जब जीतती है तब वोट चोरी का दावा नहीं करती, ये बात कहते हैं गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन उन्होंने भी लब्बल-लुबाब यही गिनाया कि कब कब कांग्रेस कैसे कैसे वोट चोरी की। पहली बात तो ये कि जब सरकार ये कहती है कि कांग्रेस ने भी वोट चोरी की, तो इसका मतलब सरकार मानती है कि वोट चोरी होता है और हो सकता है, मानती है ये बात।
ये तो क्लियर हो गया। दूसरा, मनीष तिवारी ने पहले ही भाषण में कहा था कि हमसे भी गलतियां हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे से गलतियां हुई आप भी वही गलती करो और दो गलतियां मिलकर एक सही करेंगे, ये तो नहीं होगा ना। दूसरी बात, सरकार ने चुनाव, बीजेपी के जितने नेता खास करके निशिकांत दुबे टाइप हिसाब गिना रहे थे कि कांग्रेस के सरकारों में चुनाव आयुक्तों को यहां नियुक्ति दी गई, यहां नियुक्ति दी गई, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि जो इस वक्त चुनाव आयोग है या इस वक्त जो चुनाव आयुक्त है वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कोई गलती नहीं की। इससे क्या हुआ, इससे सरकार या बीजेपी या एनडीए सरकार कटघरे में नजर आई। अगर बीजेपी के नेता कहते हैं कि चुनाव आयुक्त ठीक काम कर रहे हैं, तब कांग्रेस के आरोपों को बल मिल जाता कि जो वो कहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम करता है, इसलिए वो चुनाव आयुक्त को डिफेंड नहीं कर सकी, चुनाव आयोग को डिफेंड नहीं कर सकते। और अगर वो कहती कि हाँ चुनाव आयोग से हो सकता कुछ त्रुटियां हुई हो, तो भी राहुल गांधी के मुद्दे को बल मिल जाता कि हम यही तो कह रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने या किसी और कांग्रेस नेता ने या किसी और विपक्ष के नेता ने, अखिलेश यादव हो या टीएमसी के हो, किसी ने ये थोड़ी कहा कि एसआईआर नहीं होना चाहिए या चुनाव सुधार नहीं होने चाहिए। उन्होंने चुनाव सुधार कैसे किया जाना चाहिए, चुनाव सुधार में क्या ऐड होना चाहिए, यही तो राय दी थी ना। सरकार ने किसी एक राय पे कोई सहमति नहीं जताई, क्योंकि सरकार अगर ये सुझाव मानती है तो अपने चुनाव आयोग को झूठा करार देती है, और अगर नहीं मानती है तो उसमें है कि फजीयत हुई है, एक्सपोज हुए हैं, लेकिन कम से कम अपने चुनाव आयोग को तो बचा लिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो सोर्स बता रहे हैं, सूत्र बीजेपी के बता रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा तकलीफ जो हुई है वो ये हुई है कि चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग में लोग, पूर्व चुनाव आयुक्त भी इस वक्त डर गए हैं। डर इसलिए गए हैं कि राहुल गांधी ने जो बातें बाहर कही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, वहां तक तो ठीक था। उन्होंने सदन के पटल में कह दिया कि हम कानून बदलेंगे और जो भी रिटायर भी हो जाएगा बेशक हिसाब लेंगे उनसे। इससे खास करके दो चेहरों पर, हमारे ज्ञानी बाबा और हमारे पहले शायर जी, उन दोनों के चेहरों पर काफ़ी शिकन सुना है, देखने को मिल रही है। वो एक खौफ का माहौल है। अब ये खौफ का माहौल सिर्फ वहाँ तक नहीं है, जो इस चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा है, चुनाव सुधार की प्रक्रिया से बीएलओ तक, सबके दिल में एक्चुअल में डर बैठ गए कि वो जानते हैं ये हिंदुस्तान है। यहाँ अक्सर होता यह है कि जब भी कोई बड़ा कांड होता है, ऊपर की मछलियाँ बच जाती है, निचले सरकारी कर्मचारी फंसते हैं। अब बीएलओ तक लोग डर गए हैं कि कल को सरकार बदलती है और जिस तरह से ये हो रहा है एसआईआर, इसमें गड़बड़ियाँ तो हैं, ये सब मान रहे हैं, क्योंकि इतना प्रेशर है, कई चीज़ें अनजाने में भी गलत हो रही हैं। फिर फंसेगा कौन, जवाबदेही किसकी होगी, किस पे कार्रवाइयाँ होंगी, उसमें बीएलओज भी रगड़े जाएंगे, बीएलओ के ऊपर वाले रगड़े जाएंगे, उनसे ऊपर वाले रगड़े जाएंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन रगड़े जाएंगे, उसके ऊपर रगड़े जाएंगे। ज्ञानेश कुमार और अपने गुप्ता जी पहले वाले, वो तो बाद की बात है। तो ये एक खौफ का माहौल एक तरह से राहुल गांधी के पटल पर वो कहने से हो गया है। इसलिए सरकार लगातार भागती फिर रही है, इस जो है अपना राहुल गांधी के चैलेंज को इसलिए स्वीकार नहीं किया। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। 3 चीज़ें हमारे लिए जीवन दान समझ लीजिए ये है। और कमेंट बॉक्स में आपकी राय हमारी मदद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार।